Good morning, students. Today we are going to study the third part of French Revolution. Okay, and this is the last portion of this chapter. After that, this chapter will be finished, and we will do the exercises of this chapter. Okay, beta. In previous classes, we studied about the condition of French societies during late 18th century. And we studied about Louis XVI, who was the king of France at that time. And we studied about the three estates and tax, increment of tax, and the National Assembly, which was formed by the people of third estate, and their demand. What was their demand? They demanded for drafting a constitution for France so that they can control the monarch. Okay, सो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का डिमांड रखा और उसे लुई 16 को मानना पड़ा और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए बनाया गया. अब लुई 16 जो था, क्योंकि वह मोनार्च था, तो उसे अपने सभी डिसीजंस लेने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था. नेशनल असेंबली का इंटरफेरेंस उसे लेना पड़ता था. ये उसको पसंद नहीं था और उसे लगा कि अब उसकी गद्दी जो है उसे छीन ना जाए. इसके लिए उसने जो नेबरिंग रूलर्स थे उनके साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया और उन जो नेबरिंग रूलर्स थे उनके साथ मिलकर लुई 16 ने एक ट्रूप उनके अगेंस्ट भेजने का फैसला लिया, प्लान किया. लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. और इस वॉर में हिस्सा लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कई प्रोविंसेस से हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर्स इसमें शामिल हो गए. और ये जो वॉर था, इसमें पीपल किसके अगेंस्ट थे? राजा और उनके एरिस्टोक्रेसीज़ के अगेंस्ट थे. एरिस्टोक्रेसीज़ मतलब तानाशाही, एकाधिकार के अगेंस्ट थे. पूरे यूरोप में ये जो था चलाया गया, रेवोल्यूशन को ये चलाया गया. और जब ये रेवोल्यूशन चलाया जा रहा था तो इसके मीन्स क्या क्या थे? लोग इस समय जगह जगह पर मार्च करते थे और हड़तालें कर रहे थे. और जो आर्मी के लोग थे जो इस सेना में शामिल थे, वो पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसे मार्सेलिस कहा जाता था फ्रांस में, उसको जगह जगह गाया जा रहा था. मार्सेलिस रॉजर डी लिजले ने कंपोज़ किया था और पहली बार जो है मार्सेलिस इन वॉलंटियर्स के द्वारा ही गाया गया था जब वो पेरिस में मार्च कर रहे थे. मार्सेलिस जो है अब फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है. तो हमने जब पढ़ा था इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए जो फाइट पढ़ा था, रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जब भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस समय वो वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के गीत गाते थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे, स्लोगन्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद के नारे लगाए जाते. तो इसी तरीके से फ्रांस में भी इस तरह से यही तरीका अपनाया गया था. और साथ ही जो थे उनके लिए कई लोग भी थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. जैसे हमारी कंट्री में हमने क्या पढ़ा था? राजा राम मोहन राय थे और स्वामी विवेकानंद थे. राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी. तो इस तरह से कई सारे उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए थे जिसके थ्रू वो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट वॉर कर रहे थे, है ना. तो इसी तरीके से फ्रांस में भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए जिसमें उस पॉलिटिकल क्लब में लोग जो थे वो आपस में डिस्कस करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए प्लान करते थे कि आगे जो उनको एक्शन करना है उसके लिए. वैसे तो बहुत सारे क्लब्स थे वहाँ फ्रांस में उस समय, लेकिन जो सबसे फेमस उसमें था वो जैकोबिन्स क्लब था. जैकोबिन्स क्लब जो था वो उसके फॉर्मर सेंट जैकोब के नाम पर रखा गया था. और ये जो क्लब था इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उन्होंने भी अपना क्लब बनाया था. जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो बहुत
किस सेक्शन से बिलोंग करते थे? जो लेस प्रॉस्पेरस थे, जो रिच ग्रुप से, जो रिच लोग थे उनके ग्रुप से वो बिलोंग नहीं कर रहे थे। जो बहुत जो मिडिल क्लास कह सकते हैं आप, मिडिल क्लास से वो बिलोंग करते थे, जिनमें छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, जैसे कि शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स थे और डेली वेज वर्कर्स भी उसमें शामिल थे। उनके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। तो उन्होंने उन्हें मैक्सिमिलियन को अपना लीडर बनाया और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जैकोबिन क्लब का, उसने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्राइप का ट्राउज़र पहनेंगे और इसी तरीके के एक ही जैसे सब ड्रेस पहनेंगे और अपना जो है नोबल्स और क्लर्जीज़ के अगेंस्ट अपना जो है गुस्सा वो दिखाएंगे और उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन करेंगे। तो जैकोबिन्स ने प्लान किया और बहुत बड़ी संख्या में जो पार्सियन थे, है ना, जो उनके अगेंस्ट थे क्लर्जीज़ के और नोबल्स के, वो भी उसमें शामिल हो गए। और ये जो और उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए जगह जगह पे उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। रॉयल और जो उनके राजाओं के महल थे उस पर हमला कर दिया, जो ऑफिसेस थे उस पर अटैक किया और बहुत मसाइकर किया, बहुत ज़्यादा खून खराबा किया और जो रॉयल फैमिलीज़ थी उनको पकड़ के और जेल में डाल दिया। और फिर वहाँ पर इलेक्शन कराए गए और जिसमें 21 साल से अबव के सभी लोगों को, चाहे वो उनके पास वेल्थ हो या ना हो, धनी हो, रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हो या पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हो, सबको वोट का अधिकार दिया गया। उसमें मैन, विमेन, पुअर सब शामिल थे। तो नई एक असेंबली, इलेक्टेड असेंबली बनाई गई जिसे कन्वेंशन कहा गया और 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची एबॉलिश कर दी गई फ्रांस से और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, है ना। रिपब्लिक क्या है हम जानते हैं, पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, है ना। रिपब्लिक क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपना जो गवर्नमेंट है वो खुद ही चुनते हैं, जिनमें गवर्नमेंट के हेड भी होते हैं, है ना। तो और उसमें कोई हेरिडिटरी मोनार्च नहीं होता है। तो इस तरह से जो फ्रांस है वहाँ से मोनार्च ख़त्म हो गया, अबॉलिश हो गया और वहाँ पर फिर मोनार्च एबॉलिश हो गया और वहाँ पर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ द रेन ऑफ टेरर, ये जो एक शब्द है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेन ऑफ टेरर के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको समझ लीजिए कि 1793 से 1794 के बीच का जो टाइम है, जो पीरियड है, उसको फ्रांस में रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉब्सपायर, जिन्होंने कंट्रोल और पनिशमेंट की सीवियर पॉलिसी अपनाई थी, है ना। हमने पीछे पढ़ा था कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर के बारे में, जिन्होंने लीड किया था इस पूरे रेवोल्यूशन को, है ना। तो जो रॉब्सपायर थे, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर थे, उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही कठोर थी, कहना चाहिए। वो लोगों को बहुत ही कठोर दंड, पनिशमेंट दिया करते थे। तो इसके कारण उनके बहुत सारे एनिमीज़ भी बन गए थे। चाहे वो किसी को भी कंट्रोल करने के लिए पनिश करते थे, चाहे वो नोबल्स हों, चाहे क्लर्जी हो, या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हो, या फिर खुद उनकी ही पार्टी के मेंबर क्यों ना हो। तो जो लोग थे उनकी पार्टी के, रॉब्सपायर के, वो उनके इस मेथड से अग्री नहीं थे और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मॉडरेट थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ेगा और इतना ज़्यादा जो उनका तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया। तो रॉब्सपायर जो है, हालांकि कुछ समय बाद उनकी भी हत्या कर दी गई, उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जुलाई 1794 में उनकी भी हत्या हो गई। तो इस तरह से रॉब्सपायर का भी अंत वहाँ से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में महिलाओं की क्या भागीदारी थी,
है ना। हमने पीछे क्या पढ़ा कि जगह जो पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे उसमें महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं ने भी, विमेन ने भी वहाँ पर अपने अलग क्लब्स बनाए थे। वो भी फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन के लिए, उस रेवोल्यूशन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, है ना। और उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया। लगभग 60 वीमेंस ने मिलकर के अपना एक क्लब बनाया था जो कि फ्रेंच सोसाइटीज़ से काफ़ी डिफरेंट थी। जो रेवोल्यूशनरीज़ की सोसाइटी थी और रिपब्लिकन वीमेन जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये जो एक ग्रुप था वो क्लब था वो बहुत फेमस हुआ। कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। वन ऑफ द मेन डिमांड वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट। तो उनकी जो डिमांड थी, इस क्लब की जो वीमेन थी उनकी क्या डिमांड थी कि उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। उन्होंने राइट टू वोट के लिए डिमांड किया। असेंबली में जो इलेक्शंस होते थे उसमें उन्हें पार्टिसिपेट का अधिकार दिया जाए, पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करने का उन्हें अधिकार दिया जाए और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का भी उन्हें अधिकार दिया जाए, इसका उन्होंने डिमांड किया। और क्या डिमांड थी उनकी कि डिवोर्स को जो है लीगल बनाया जाए और जो भी मैन या वीमेन अप्लाई करना चाहते हैं वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकें। और वीमेन को जगह जगह पर जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया और वो आर्टिस्ट भी थी और छोटे छोटे बिजनेस भी अब चलाने लगी थी। तो ये जो बदलाव आया था फ्रेंच सोसाइटीज़ में, इसमें महिलाओं जो वीमेन थी उस सोसाइटी में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था और उनकी भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए थे, है ना। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी फ्रांस में उसमें रेवोल्यूशनरीज़ में फ्रेंच वीमेन जो थी वो एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में उनको याद किया जाता है। जो पूरी वर्ल्ड की वीमेन हैं वो इन फ्रेंच वीमेन से काफ़ी इंस्पायर होती हैं जो इनकी एक्टिविटीज़ थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो 1946 में फाइनली फ्रांस में वीमेन को भी राइट टू वोट मिल गया। उन्हें भी अब वोटिंग का अधिकार पुरुषों के बराबर मिला, ठीक है। और देन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस अब जैकोबिन जो क्लब था उसने फ्रांस में स्लेवरी को एबॉलिश करने की भी डिमांड रखी। उस समय जब प्लांटेशन में जब लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी तो वहाँ पर ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चलाया गया। ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम क्या था? जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीका से स्लेव खरीदते थे और अमेरिका को बेचते थे, है ना। तो ये जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो इन्हें लेके जाते थे और सेल करते थे। अफ्रीकन कोस्ट से वहाँ से उनको ख़रीदा जाता था और अमेरिका में जा कर के बेचा जाता था। उन्हें बेड़ियों में बांध करके ले जाते थे, शिप में बिठा करके, और लगभग 3 महीने की लंबी वॉयज के बाद उन्हें वहाँ पर ले जाके प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। तो 18th सेंचुरी के दौरान वहाँ पर फ्रांस में स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई गई, क्रिटिसाइज़ किया गया स्लेवरी को, और नेशनल असेंबली ने एक बहुत ही लंबा डिबेट होल्ड किया और जो है वहाँ पर स्लेवरी को ख़त्म करने की डिमांड रखी गई। फाइनली 1794 में जो कन्वेंशन बुलाया गया उसमें सभी स्लेव्स को छोड़ दिया गया और दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर। लेकिन ये केवल जो भी स्लेवरी से मुक्ति मिली लोगों को फ्रांस में और पूरे यूरोप में, ये केवल 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए ही हो पाया, क्योंकि जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने फिर से ये प्लांटेशन के लिए स्लेव खरीदने और बेचने शुरू कर दिए। अफ्रीकन जो निग्रोज थे उनको परस्यू किया गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो फाइनली बाद में जब नेपोलियन आया और उसने फिर से स्लेवरी शुरू कर दी 10 सालों के बाद, तो फिर उनसे भी जब उन्हें कब छुटकारा मिला स्लेव्स को, फाइनली 1848 में अफ्रीका के जो निग्रोज थे उन्होंने जब आवाज़ उठाई
तब 1848 में फाइनली वहाँ से स्लेवरी को ख़त्म किया जा सका। इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। द प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव, द ट्राई-कलर बैनर on top carrier of slogan the right of man. The inscription below reads the freedom of the unfree. A French woman prepares to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. इसमें दिखाया गया है कि एक यूरोपियन विमेन है, वो ये जो पिक्चर ऊपर बनी हुई है यहाँ आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक यूरोपियन विमेन है, वो स्लेव्स को अच्छे कपड़े दे रही है पहनने के लिए, उनको सिविलाइज कर रही है। इसको और उसको क्या लिखा है उसके ऊपर, द राइट ऑफ मैन, मनुष्य का अधिकार, स्लेवरी से मुक्ति पाना हर व्यक्ति का अधिकार है ना। तो फाइनली 1848 में, हालांकि 1794 में स्लेव्स को इमेंसिपेशन मिल गया था, लेकिन 10 सालों के बाद जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से स्लेवरी शुरू कर दी, और फाइनली 1848 में जब अफ्रीका के निग्रोज ने आवाज़ उठाई तो 1848 में ये ख़त्म हुआ। देन द रेवोल्यूशन एंड एवरी लाइफ, है ना, एवरी वन लाइफ, एवरीडे लाइफ, सॉरी। 1789 में फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, है ना, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो या चिल्ड्रेन हो, हर एक की लाइफ में काफ़ी बदलाव आए। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने एक लॉ पास किया जिसमें लिबर्टी और इक्वालिटी को सबसे पहला स्थान दिया। एवरीडे प्रैक्टिस में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी लोगों को, उसमें जो है लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियल को मानने के लिए अधिकार मिला लोगों को। और 1789 में ये फाइनली सेंसरशिप ख़त्म हुआ। अब डिक्लेयर किया गया कि मनुष्य का जो अधिकार है, सिटीज़न के, नागरिकों के और मैन के जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, क्या क्या अधिकार मिले लोगों को। अब स्पीच की फ्रीडम मिली, एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिला। क्या बोला गया कि ये एक नेचुरल राइट है और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सब की बाढ़ सी आ गई थी फ्रांस में। इसके ज़रिए लोग जगह जगह पर अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा रहे थे, काफ़ी अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे थे। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। ये जो सारे न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स थे, बुक्स थे, उसमें उस समय जो फ्रांस में जो भी चेंजेस आ रहे थे उनके इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता था, डिस्कस किया जाता था। प्रेस को फ्रीडम दी गई कि जो अपने व्यूज़ रख सके, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो प्रिंट, प्लेज, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन, ये सब लोग, इन सब के थ्रू लोग अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया करते थे, एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो इस तरह से लिबर्टी और जस्टिस आई, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के थ्रू फ्रांस में ये कंडीशन बनी। अब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आए, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। वो फ्रांस के एम्परर बने 1804 में, और उन्होंने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को, जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ थी, उन सबको उन्होंने जीत लिया। उन्होंने अपना किंगडम बहुत बड़ा बनाया और उनकी फैमिली के मेंबर भी उसमें शामिल हुए। नेपोलियन ने एक यूरोप के लिए एक मॉडर्नाइज़र का काम किया, यूरोप को मॉडर्नाइज़ करने का काम किया। उसने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और जो डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया। इनिशियली जो नेपोलियन है उसको लिबरेटर के रूप में लोग याद करते हैं, है ना, जो लोगों के लिए फ्रीडम लेकर के आए। लेकिन जल्द ही नेपोलियन की जो आर्मी थी वो जगह जगह पे इन्वेड करने लगी, ज़बरदस्ती लोगों को मारना, पकड़ना, जेल में डालना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया। और 1815 में वाटरलू का जो वॉर था उसमें हार गया नेपोलियन। यहाँ पर वो रुक गया करके, और ज़्यादातर जो उसके मेजर्स थे, जो तरीके थे वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से ही लिए गए थे। लिबर्टी और मॉडर्न लॉज जो थे वो यूरोप के दूसरे पार्ट में भी लोग कई
लंबे समय तक उसको उन्होंने अपनाया और आज भी जो है कई देशों में उसके तरीक़ों को अपनाया जाता है। हालांकि नेपोलियन एक तानाशाह था, मोनार्च था, लेकिन फिर भी जो उसने किया था यूरोप के लिए वो हमेशा वहाँ के लोग याद रखते हैं। उसने यूरोप को मॉडर्नाइज़ किया, फ्रीडम के मायने सिखाए, नए आइडियल्स दिए, नए तरीके दिए लोगों को, और आज भी उसका इम्पैक्ट यूरोप में देखने को मिलता है ना। तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो आइडिया था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब इसमें हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको क्या सीखने को मिलता है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे जो मेन आइडिया है, मेन जो लेगेसी है जो हमें मिली है वो क्या है, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। ये फ्रांस से स्प्रेड होकर के यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान भी पूरे यूरोप में गया, और हर पूरे यूरोप में जो था वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम का अंत हो गया, एबॉलिश हो गया। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो भी जागरूकता उनमें आई, उन्होंने भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ा, उन्होंने मूवमेंट किया और अपने देश को सोवेरियन स्टेट बनाया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ये दो एग्जाम्पल हैं, इंडिविजुअल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को अपने देश में अप्लाई किया, है ना। तो इस चैप्टर में फाइनली हमने क्या पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ है ना, उसके कॉजेज़ क्या थे और उसके दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रांस की सोसाइटी में। उसके बाद जो है ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, सो लिसन द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली बेटा। अगर आप नहीं सुनेंगे ये एक्सप्लेनेशन तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स क्वाइट न्यू फॉर यू, है ना। बिफोर दैट यू नेवर स्टडीड अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, सो प्लीज़ लिसन द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली। आपको ईजी हो जाए इसके लिए मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके शॉर्ट में आपको बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे, बट यू हैव टू लिसन इट। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द exercise of this chapter and question answer. First of all you listen the chapter. Okay, good day.